जादुई आइसक्रीम का पेड़। दूर दराज ढोलकपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां के रहने वाले निवासी एक दूसरे के प्रति अच्छा रुझान रखते थे। गांव का प्रधान था चिंटू पांडे, जो गरीब तबके के लोगों को अपने पैरों के तलवे के नीचे रौंदने का काम किया करता था। सांझ का समय हो चला था, सभी के बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम का ठेला लिए गांव के मैदान से गुजरते हुए कहता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम वाला। आओ नन्हे मुन्ने बच्चों, उठाओ बर्फ से बने आइसक्रीम का भरपूर आनंद। आइसक्रीम आइसक्रीम। गांव के गरीबों के बच्चों के मन में आइसक्रीम खाने की आस साफ झलक रही थी, मगर हाथ में पैसे नहीं थे। तभी चिंटू पांडे वहां आकर कहता है, अरे ओ आइसक्रीम वाले, जरा जल्दी से हमारे शहजादे को आइसक्रीम तो खिला। अरे तू देरी क्यों साध रहा है? इन गरीब के पास आइसक्रीम खरीदने का दाम नहीं जो भिखारी अपने इन पिल्लों को आइसक्रीम दिला सकें। बेटा, कौन सी आइसक्रीम खाओगे? चोकोबार, वेनिला, स्ट्रॉबेरी या फिर ये काजू रबड़ी की बनी कुल्फी? मेरे पास सब तरह की आइसक्रीम है। मुझको ये सारी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम वाला चिंटू पांडे के बेटे के हाथों में सभी तरह की आइसक्रीम थमा देता है। उसे यूं आइसक्रीम खाता देख सामने खड़ा रूप और मंटू नाम के दो नन्हे दोस्तों का जोड़ा कहता है, मंटू, मुझे तो ये काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, मगर मैं जब भी माँ बाबूजी से आइसक्रीम खरीदने को कहता हूँ तो न जाने क्यों वो मेरी बात टाल देते हैं। एक तो आइसक्रीम गर्मियों में ही खाने को मिलती है, उसमें भी हमको कोई आइसक्रीम नहीं दिलाता। एक इस लकी की किस्मत है जिसके पास एक साथ इतनी सारी आइसक्रीम है, और एक हमारे हाथ जो एकदम छूछे हैं। ले 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 ले। मंटू और रूप को आइसक्रीम खानी है। हाँ, हमारा भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। क्या आप हमें आइसक्रीम दिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये देखो जमीन पर कितनी सारी आइसक्रीम टपक गई है, इसे ही जीभ लगाकर चाट लो। उसके आते ही नन्हे बच्चे कहते हैं, रूप, कितना भला होता ना अगर आइसक्रीम भी पेड़ों पर फल के जैसी उगती तो हम बिना पैसे के ही उसे तोड़कर खा लेते। ऐसा कहकर दोनों बच्चे अपने घरों की ओर चल देते हैं। तभी गांव के प्रांगण के बीच खड़े पुराने वृक्ष के भीतर से वृक्ष देवता बाहर आकर कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता मानव, आपकी कलम की स्याह ने कैसा क्रूर प्रधान इस गांव पर नियुक्त किया है, जिसे बालकों के मनसा का कोई अनुभव नहीं। एक आइसक्रीम की खातिर कितनी कुढ़न थी इन बच्चों के भीतर। ये बच्चे बालकपन में मुझसे आइसक्रीम के पेड़ों की मांग कर रहे हैं, इसलिए अब मुझको ये करना ही होगा। वृक्ष देव नन्हे रूप के घर के आगे अपनी जादुई शक्ति के प्रभाव से एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाकर अपने पेड़ में समा जाते हैं। सवेरे रूप आंख मलते हुए घर की चौखट पर आता है तो वो अनेकों रंग बिरंगी आइसक्रीम से लदा पेड़ देखकर दंग रह जाता है और माँ को पुकारते हुए कहता है, आइसक्रीम का पेड़? माँ जल्दी आओ, माँ देखो हमारे घर के द्वार पर आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ है। रूप की माँ मालती घर के भीतर से दौड़कर जैसे ही बाहर आती है, वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये कैसा जादू है? भला आइसक्रीम का पेड़ कैसे उग सकता है? ये सच है या एक सपना? मालती और रूप आइसक्रीम के पेड़ के पास आकर उसे एक टक निहारने लगते हैं। माँ जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम तोड़ के दो ना, लालच की मारी मेरी जीभ लपलपा रही है। मालती पेड़ की डाल से एक आइसक्रीम तोड़कर अपने बेटे रूप को खाने को देती है। तभी उस खाली जगह पर फिर एक आइसक्रीम उगाती है। अरे ये तो सचमुच में एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ है। गांव में रहने वाले सभी गरीबों की दशा एक समान है। सभी के बच्चे आइसक्रीम खाने को तरसते हैं। आज जादुई आइसक्रीम के पेड़ से उन सभी की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मालती गांव के बीचों बीच खड़ी होकर थाली बजाते हुए कहती है, सुनो 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 गांव वालों, हमारे गांव की जमीन पर जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाया है। सभी अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के पास आ जाओ। सभी मालती के द्वार पर लगे घने जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तभी भोला मंटू आइसक्रीम खाने का रुझान दिखाकर कहता है, मालती चाची, मुझे आइसक्रीम की डाल पर उगी चोकोबार और साथ में मैंगो आइसक्रीम भी दे दीजिए। हाँ मंटू, इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आज तुम सब जी भर कर आइसक्रीम खाओगे। बच्चे जादुई आइसक्रीम के पेड़ पर लगी आइसक्रीम को चाव से खाने लगते हैं। जादुई आइसक्रीम के पेड़ के चलते मानो सभी बच्चों के मन चहक उठते हैं। समय यूं ही गुजरता जाता है, मगर जैसे इस बात की खबर चिंटू पांडे के कानों में पड़ती है, वो कहता है, अरे कैसे हो तुम सभी? किसी चीज की कोई कमी घटी तो नहीं है ना? अरे
क्या बात है, एकाएक हमारे गांव के प्रधान चिंटू पांडे के सुर कैसे बदल गए? देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी बिल्कुल नहीं आती, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को मेरे हाथों बेचने का कितना दाम चाहती हो तुम मालती? मैं जानती थी कि तुम सौदेबाजी के लिए ही आओगे, मगर इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ में हम गरीबों के बच्चों की खुशियाँ सिमटी हैं। ये पेड़ बिकाऊ नहीं है। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ की तरह ठंडे दिमाग से सोच लो, इसका हर्जाना तुम तमाम गांव वालों को भारी पड़ सकता है। आज इस घड़ी मैं तुम सभी से अपने खेत खलियान से लेकर ईंट की भट्टी तक का सारा काम छीनता हूँ। चिंटू अपनी खोखली धमकी देकर वहां से चल देता है, जिसके बाद सीबू कहता है, अरे तूने क्या किया मालती? अरे इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से क्या हमारे बच्चे आइसक्रीम खाकर जिंदा रहेंगे? हमारा रोजगार तो छिन गया। रोजगार छीना नहीं, बल्कि रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। देखो, हमारे गांव के आसपास सैकड़ों गांव बसे हैं, मगर ये जादुई आइसक्रीम का पेड़ केवल हमारे गांव में उगा है। मौसम और दस्तूर दोनों हैं। इस गर्मी के महीने में हम सभी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचकर खूब कमाई कर सकते हैं। जादुई आइसक्रीम की बिक्री, ये तो एकदम सुनहरा व्यापार होगा। सभी जन मिलकर जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़ते हैं। तभी एक बार फिर जादुई पेड़ों की खाली डाल आइसक्रीम से लबालब भर जाती है। शायद इस जादुई आइसक्रीम के बीज इससे भी किफायती हैं। एक ही झटके में खाली डाल पर आइसक्रीम से लद गई। गांव के हर एक जन हर दिन जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचा करते थे, जिससे उन्हें खूब आमदनी होने लगी थी। सभी के कच्चे मकान पक्के घरों में ढल चुके थे, जिसकी खुशी में मालती कहती है, गांव वालों, आज हम सभी के कच्चे घर की छावनी पक्की मकान की नींव में ढल गई है। जश्न तो बनता है, आज हम भी आइसक्रीम खाएंगे। सभी जन जादुई पेड़ पर उगे आइसक्रीम में से अपनी पसंद की आइसक्रीम का चयन करके बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। मालती, पूरा गांव आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहा है, फिर तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? शिबू, मुझे आइसक्रीम में मटका कुल्फी के सिवा कोई भी दूसरी आइसक्रीम नहीं भाती। काश कि इस जादुई पेड़ पर मटका कुल्फी आइसक्रीम भी उगाती। मालती के ये शब्द कहते ही जादुई आइसक्रीम के पेड़ की जड़ से निकल रही चमक शाखा से लेकर तने तक उसे अपने लौ में समा लेती है, जिसके बाद जादुई आइसक्रीम के पेड़ की हर एक डाल पर मटका कुल्फी उग जाती है। अरे ये लो मालती, तुम्हारे मन की इच्छा भी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ ने पूरी कर दी। इस जादुई आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम अमृत मधु के जैसा है। तभी हमारे बाल गोपाल इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से चिपटे रहते हैं। आज तो हमारी भी जीभ को इस जादुई आइसक्रीम के तलब लग गई। अरे भले हम 55 की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं, मगर दिल तो बच्चा है जी। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं और सभी साथ मिलकर जादुई आइसक्रीम का स्वाद चखते हैं। जुए वाली सास बहू। मधुपुर गांव में ज्योति और भागेश्वरी नाम की दो सास बहू रहा करती थी। जेठ की भीषण गर्मी समाप्त होने के साथ मॉनसून का महीना दस्तक देता है। उसी बीच पूरा आसमान काले बादलों के आगोश में आ जाता है। जोर शोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देख भागेश्वरी कहती है, अरे बहू सुनती है? अरे ओ ज्योति बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू रानी, जिंदा है कि निपट गई? सास की बोली सुनकर ज्योति झटपट उसके पास आकर कहती है, आपने मुझे पुकारा क्या सासू माँ? अरे मेरी आलसन बहू, बरसात की बूंदें बरसने वाली हैं, जरा अपने पैरों को तकल्लुफ दे और छत पर सूख रहे कपड़ों को उठा ला। ज्योति कपड़े उठाकर नीचे आ जाती है। तभी बरसात की बूंदें जमीन पर टप टप गिरने लगती हैं। माँ जी देखिए, मेरी सखी बरसात की बेला बनकर आई है। सावन की पहली बारिश है, आज तो मैं मोरनी बनकर नाचूंगी। ज्योति बरसात की बूंदों में भीगने लगती है। तभी बरसात की फुहार देखकर भागेश्वरी का मन भी ललच उठता है। अरे बरसात की बूंदों के साथ मेरा जिया भी कलरव कर रहा है, क्यों ना मैं भी धिन धिना कर ही लूं। दोनों सास बहू बरसात के छूटने तक लगातार बारिश की बूंदों के मजे लूटती हैं। वो सर से पांव तक सराबोर हो जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि उनका ये कुछ पलों का मजा सजा बनने वाला है। अरे बहू छूट गई, चल बरसात छूट गई। दोनों भीतर आकर हाथ पांव सुखाकर बैठ जाती हैं। कुछ घंटों बाद ज्योति सर खुजाते हुए अपनी सास के पास आती है। बहू क्या बात है, पिछले 2 घंटों से देख रही हूँ तेरी उंगलियाँ तेरे बालों की शोभा बढ़ाए जा रही हैं। जुए तो नहीं पाल लिए तूने?
मेरी छोड़ी सासू जी, और ये बताइए कि आपकी उंगलियां आपके बालों में कौन सा मृत्युंजय जाप कर रही हैं? दोनों सास बहू एक दूसरे को निहारते हुए चुप्पी साध लेती हैं, जिसके बाद ज्योति रसोई घर के कामों में निपटने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों ही पति घर पर आ धमकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं, मगर दोनों सास बहुओं के हाथ अभी भी सर की ही शोभा बढ़ाए जा रही, जिसे देखकर घर के मुखिया हरि प्रसाद कहते हैं, अरे क्या बात है, दोनों सास बहू के बीच खाज खुजली की प्रतियोगिता चल रही है क्या? पिछले आधे घंटे से बालों में ही उलझी पड़ी हो। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू बालों की खुजली को नजरअंदाज करके हाथ साफ करके खाने में जुट जाती हैं और फिर कमरे में सोने चल देती हैं। तभी बरसात के चलते ज्योति के बालों में पड़े जुए रौनक के बालों तक की दूरी तय कर जाते हैं और सवेरे रौनक सर खुजाकर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से मेरे बालों में खुजली क्यों होने लगी। तभी एकाएक रौनक की नजर ज्योति के बालों के ऊपर चलने वाले जुए की फौज पर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बिलबिलाकर कहता है, तो कल रात की सौगात में तुमने अपने बालों के खूनी पहरुए भेजकर मेरे केशवपुरम में धावा बोला है। रौनक, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एक तो वैसे ही मेरे बालों में इतनी खुजलाहट हो रही है। उसी पल ज्योति के बालों में पड़ी जुएं उसके नाखूनों में फंसकर निकल आते हैं, जिसे देखकर वो हकलाते हुए कहती है, जुए? तुम्हारे बालों में पड़े इन जानलेवा जुओं ने सवेरे से मेरी जान खा रखी है। कहाँ से पाल लिए हैं अपने इन भाई बंधुओं को? जुए को लेकर दोनों के बीच तू तू मैं होने लगती है। तभी बगल के कमरे से हरि प्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों वहाँ दौड़ते हैं। अरे सासू माँ, ये अपने सुबह सवेरे चंडी का रूप क्यों धारण कर लिया? तो मैं तो सिर्फ इसी की पड़ी है। मैं जो इसकी बला से उजड़ा चमन बना फिर रहा हूँ उसका क्या? अरे जुएं पड़ गई हैं इसके बालों में, और कल रात भगवान ने मेरे बालों में भी अपने सिर की शिकारी जुएं भेज दिए हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पहले तो तुम अकेले ही मेरा खून पीती थी। तुम्हारी देन है जो अब तुम्हारी दी जुएं भी मेरा खून चूसेंगी। दोनों सास बहू अपने पतियों को बरसात में भीगने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर रौनक कहता है, अरे किसने कहा था आप सास बहू को उस मूसलाधार बारिश में भीगने को? पाल ली ना आफत, अब झेलो इन जुएं को। सास बहू के जुए से जूझकर दोनों काम पर रवाना हो जाते हैं और सांझ को जब वो घर लौटते हैं तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रौनक जी, बाबूजी, ये आप दोनों ने अपने बाल क्यों कटवा लिए? तो क्या तुम दोनों सास बहू की तरह बाल में जुए पलकर हलाल हो? फिर सभी मिलकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, बाबूजी, आप तब से एक टक दाल क्यों निहार रहे हैं? दाल को नहीं, उसके भीतर के जीरे को निहार रहा हूँ। कहीं इन जीरे के संग तुम्हारे बाल के कीड़े भी ना घुल मिल गए हों। वो क्या है ना, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। दोनों के मन में जुए का वहम कुछ इस कदर समा जाता है कि उन्हें जीरे की छौंक में भी सास बहू के जुए ही दिखाई पड़ते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ सास बहू के सिर की जुएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद भी वो बरसात में भीगने से नहीं मानती थीं। आज जब वो बरसात में भीगी तो उनके सर की जुएं एक ही रात में लाखों की तादाद में पैदा हो गईं। उनके जुएं की खबर पूरे गांव देहात में हवा की तरह फैल जाती है। एक सांझ जब दोनों सास बहू बाजार जा रही थी तो गांव की औरतें उनका रास्ता रोक कर कहती हैं, अरे कहाँ चल दी जुए वाली सास बहू की जोड़ी? अरे ज्योति बहू, कैसा लग रहा है बालों में जुए की जनसंख्या पालकर? अरे जुए को भी जीने का अधिकार है। एक बरसात तुम सास बहू के जीवन की काली रात लेकर आई है। अगर बरसात में नहीं नहाई होती तो ये जुए ना आई होती। दोनों सास बहू जुए के खात्मे के खातिर अनेकों घरेलू उपाय करती हैं, जैसे कि जुए वाली कंघी से बाल झाड़ना, बाल धोना इत्यादि। 2 दिन बाद, माँ जी, हमारे लाख नुस्खे करने के बाद भी ये जिद्दी जुए सर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही। उसी पल उनके पति घर आकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जहाँ रौनक कहता है, अगर इन जानलेवा जुएं से निजात पाना है तो आप दोनों सास बहू को सजनी से गजनी बनना पड़ेगा। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके साथ सास बहू के सर के जुएं उनके सर के भीतर गहरे जख्म कर देती हैं, जिसे परेशान सास बहू की रातों की नींद हराम हो जाती है और वो बिलक बिलक कर रोने पीटने लगती हैं। अब हम बाप बेटों को ही मिलकर इन जुओं को भगाना होगा। दोनों एक दवाई की दुकान पर जाकर सास बहू के सर में पड़े जुए का जिक्र बताते हैं, जिसके बाद दुकानदार कहते हैं, ये लीजिए, ये मेडिकल शैम्पू। इसको जुएं पड़े व्यक्ति के सिर में लगाकर उन्हें अच्छे से मलकर धोना।
जिसके बाद गीले बालों में ही बारीक कंघी की सहायता से जुएं को निकालना होगा और आगे जुएं से बचने के लिए सिर की सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। दोनों जुए मारने के शैम्पू को घर लाकर उनके सर को बखूबी धोकर सभी जुए को चुनकर बाहर निकाल कर उन्हें मार देते हैं। चैन की नींद सोई, कई रातें ढल चुकी थी। इन जालिम जुओं ने हम सास बहू के बाल की खाल निकाल दी थी। अरे जल्दी से अब जमीन पर तैनात इन जुओं को खदेड़ दो। शैम्पू की सहायता से इन जुओं का केश निकाला तो हो गया, अब लाइजॉल से इन्हें देश निकाला भी दे दो। ये सुन दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं और इस तरह अंत में उन्हें जुए से निजात मिल ही जाती है, जिसके साथ वो बरसात में भीगने की गलती दोबारा फिर कभी नहीं करती। बहुत पहले अमरपुर नाम के शहर से मीलों दूर एक गांव था। गांव के कई लोग ऐसे काम कर रहे थे जो कि उनकी पुश्तें कई पीढ़ियों से करती आ रही थी। कोई आदमी रेशम की साड़ियाँ बनाता था, तो कोई औरत मिट्टी के बर्तनों पर कारीगरी करती थी, तो कोई आदमी खिलौने बनाता। गांव के सभी लोग कोई न कोई काम करते थे। इन्हीं लोगों में से एक थी अंशिका नाम की औरत। अंशिका गांव में ही आम का अचार बेचती थी। अंशिका का अचार पूरे गांव में पसंद किया जाता था, इसलिए गांव के कई लोग उससे अचार खरीदने आते थे। भाई मान गए अंशिका, तुम्हारा अचार तो बड़े बूढ़ों के मुंह में पानी ले आता है, खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। तुम्हारा ये आम का अचार, अब तो इसकी ऐसी आदत पड़ गई है कि जब तक रात में खाने के साथ तुम्हारा आम का अचार ना मिले तब तक खाने का एक कतरा भी गले से नीचे नहीं उतरता। तो चाचा, मना किसने किया है? और ले जाइए अचार, आपकी बेटी जैसी हूँ। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, जिससे मेरा अचार दूर शहर तक प्रसिद्ध हो जाए। अरे बेटा, जब जब अचार के साथ खाना अंदर जाता है तो रोज तेरे लिए ही आशीर्वाद मुंह से निकलता है। चल बेटा, अब मैं चलता हूँ, खुश रहो। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। अंशिका की जिंदगी सुख और शांति से कट रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी में एक मुसीबत आ गई। एक दिन सुबह अंशिका के पास एक औरत दौड़ती दौड़ती आई और उसके पास आकर रोने लगी। अरे भाभी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे अंशिका बिटिया, सब कुछ खत्म हो गया। भाभी क्या हुआ? पहले शांति से बैठकर बताओ। लड्डू के पापा तुमसे रात में अचार खरीदने निकले थे और तब से वापस ही नहीं आए। मुझसे अचार खरीदने निकले थे? लेकिन भाभी, आप सबको तो पता ही है कि मैं रात को अचार नहीं बेचती हूँ। तो फिर आपके पति कहाँ निकल गए? कहीं जंगल की तरफ तो नहीं चले गए? नहीं अंशिका बिटिया, वो तो इसी तरफ आए थे और कह रहे थे कि खेत से वापस आते वक्त उन्होंने तुम्हें अपने घर के बाहर आम का अचार बेचते हुए देखा, इसलिए वो आम का अचार खरीदने चले गए। लेकिन भाभी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल रात को अचार बेचने के लिए लगाया ही नहीं। मैंने भी उनसे यही कहा था कि अंशिका रात में अचार नहीं बेचती, वो कोई और होगा, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि तुम अपने घर के बाहर अचार बेच रही थी। मुझे लगा कि वो सच बोल रहे हैं और मैंने उन्हें भेज दिया। पता नहीं मेरे लड्डू के पापा कहाँ गायब हो गए। अब मेरा और लड्डू का क्या होगा? ये कहकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, आप रोइए नहीं, मैं आपके पति को हर हालत में ढूंढ कर लाऊंगी। अंशिका के ये दिलासा देते ही भाभी कुछ शांत हुई और आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गयी। अंशिका ने पूरे गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन भाभी के पति कहीं नहीं मिले। जंगल में भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। जिंदा भी थे या मर गए, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन फिर अचानक अंशिका के पास गांव की एक औरत रोती हुई आई। अंशिका ने जब उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने भी पहली वाली भाभी की तरह यही बताया कि उनके पति ने उसके घर के बाहर उसे आम का अचार बेचते हुए देखा और जब वो अचार खरीदने निकले तो लौटकर वापस ही नहीं आए। अंशिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे लोगों को वो रात में आम का अचार बेचते हुए दिख रही है। उसे तो अपने घर के बाहर कोई नहीं दिखता और अगर कोई चुपके से बेचने आता भी तो उसके सामान रखने की आवाज तो उसे जरूर सुनाई पड़ती। लेकिन अंशिका के पास कोई सुराग नहीं था। अब तो आए दिन का यही नाटक हो गया था। हर दूसरे दिन अंशिका के घर कोई न कोई औरत रोती हुई दिखाई पड़ती और पूछो तो कहती कि उनके पति अंशिका से अचार खरीदने निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। इतने सारे आदमियों के गायब होने के चलते अब तो गांव वाले भी अंशिका पर शक करने लगे थे कि कहीं वही तो नहीं जो गांव के आदमियों को मारकर उनके पैसे चोरी करती है। एक दिन सारे गांव वाले प्रधान जी के साथ अंशिका के घर पहुँचे। अंशिका,
पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव के कई नौजवान गायब हुए हैं और उन सब में एक ही चीज समान है, और वो हो तुम। बताओ, वो सभी आदमी कहाँ हैं? उन्हें मारकर कहाँ दफनाया है तुमने? नहीं प्रधान जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब मैंने नहीं किया। मैं खुद इस बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर गांव वाले अंशिका के घर के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ मचाने लगे। अंशिका ये सब देखकर रोने लगी और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बहुत जोर से चिल्लाई, बस करिए आप लोग। अगर मैंने ये सब किया होता तो यहाँ से अब तक भाग नहीं जाती। यहाँ रुककर आप लोगों के यहाँ आने का इंतजार थोड़ी ना करती। अंशिका के ऐसे चिल्लाते ही गांव वालों ने तोड़फोड़ बंद कर दी। आप लोग मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन आप सबके सामने सच ला कर रहूंगी। अंशिका की ये बात सुनकर गांव वाले वहाँ से चले गए। इस बार अंशिका रात में अपने घर के बाहर झाड़ियों में छुप कर बैठ गई। आधी रात जब अंशिका ने अपने घर के बाहर चुपके से झांका तो पाया कि उसके जैसे ही दिखने वाली औरत वहाँ उसके घर के बाहर आम का अचार सजाए बैठी थी। क्योंकि डर के मारे उस रात कोई आदमी वहाँ नहीं आया, इसलिए वो औरत वहाँ बैठी रही और कुछ देर बाद अपने आप हवा में धूल बनकर गायब हो गई। अंशिका समझ गई कि वो औरत कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। अगले दिन अंशिका ने ये फैसला किया कि वो सिंदूर रखकर बैठेगी, क्योंकि अंशिका की दादी ने उसे एक बार बताया था कि भूत पर सिंदूर डालने से उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। अगली रात अंशिका फिर से झोपड़ियों में सिंदूर लेकर छिप गई। इस बार वो चुड़ैल जैसे ही अंशिका के घर के बाहर अचार सजाकर बैठी, अंशिका चुपके चुपके अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची और अचानक झाड़ियों से निकलकर उस चुड़ैल पर सिंदूर फेंक दिया। सिंदूर पड़ते ही वो चुड़ैल बेसुध सी हो गई और चिल्लाने लगी। उसके कमजोर पड़ते ही अंशिका भी झाड़ियों से बाहर आ गई। बोल, तू ही है ना जो आदमियों को गांव से अगवा करती है? बता उन्हें तू कहाँ ले गई है, नहीं तो तेरे ऊपर पूरा सिंदूर डाल दूंगी। बताती हूँ, सिंदूर मत डालना। मैं भी इस गांव में बहुत पहले अचार बेचती थी। मेरा पति भी यहाँ काम करता था, लेकिन वो शहर में जाकर अचार बेचता था। वहाँ उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जब मुझे इन दोनों के बारे में पता चल गया तो उस कमबख्त ने मुझे छोड़ दिया और खुद उस औरत के साथ रहने लगा। मेरे आसपास सभी औरतें अपने पतियों के साथ खुश थीं, बस मैं ही अकेले बिन पति के रह रही थी। घुटन में मैंने आत्महत्या कर ली और अब मैं उन सभी औरतों की खुशियाँ बर्बाद कर दूंगी जो अपने पति के साथ खुश हैं। मैं खुश नहीं तो कोई और भी खुश नहीं रहेगा। अंशिका चुड़ैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इन बातों के दौरान चुड़ैल को समय मिल गया और उसकी शक्तियाँ फिर से वापस आ गईं। अंशिका को नहीं पता था कि सिंदूर का प्रभाव चुड़ैल पर कब तक रहेगा। जैसे ही अंशिका उस चुड़ैल को पकड़ने पहुंची, वैसे ही उस चुड़ैल ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे उड़ाकर आसमान में ले गई। डर के मारे अंशिका चिल्लाती रही, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे नहीं छोड़ा। इतने ऊंचे आसमान के डर और ज्यादा चिल्लाने से अंशिका बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास वो सभी आदमी बेहोश पड़े थे जिन्हें उस चुड़ैल ने अगवा कर लिया था। अंशिका ने चुपके से आसपास उठकर देखा तो वो चुड़ैल गुफा में ही एक गड्ढे के किनारे बैठी हुई थी। अचानक अंशिका ने ध्यान दिया कि जिस गड्ढे के किनारे चुड़ैल बैठी हुई थी, उसके ऊपर वाली दीवार से जैसे ही चुड़ैल पर एक बूंद पानी गिरा, वो उछलकर चिल्लाने लगी और उसके हाथ पर छोटी सी आग भी लग गई थी, जिसे उसने फूंक कर बुझा दिया। अंशिका ने सोचा कि अगर पानी की एक बूंद से इस चुड़ैल को इतनी तकलीफ हो रही है तो पूरी की पूरी बाल्टी भर के पानी डालने पर ये तो पूरी तरह से राख हो जाएगी। अंशिका को तभी एक तरकीब सूझी और वो फिर से बेहोश होने का नाटक करते हुए अपनी जगह पर जाकर लेट गई। अगली रात जब वो चुड़ैल फिर से अचार बेचने निकली तो अंशिका चुपके से इस गुफा से बाहर आ गई और वहाँ पत्ते का बर्तन बनाकर उसमें पानी भर लाई। इस बर्तन को उठाकर अंशिका ने गुफा में ही एक चट्टान के पीछे छुपा दिया। देर रात जब वो चुड़ैल गुफा में वापस आई तो फिर से गुफा के उस गड्ढे के किनारे बैठ गई। अब की बार अंशिका ने कोई गलती नहीं की और चुपके से उसके पीछे वाले पत्थर के नीचे से उस पानी भरे बर्तन को निकाला और उस चुड़ैल के ऊपर पूरा पानी एक साथ डाल दिया। इतना सारा पानी एक साथ पड़ने से वो चुड़ैल आग के गोले की तरह जलने लगी और कुछ ही देर में जलकर राख हो गई।
चुड़ैल के राख होते ही उसका जादू भी खत्म हो गया और गुफा में पड़े सारे बेहोश आदमी फिर से होश में आ गए। अंशिका उन सभी को लेकर गुफा से बाहर आ गई और एक साथ वो सभी चलते चलते गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही गांव वालों को उन अगवा आदमियों ने बताया कि कैसे अंशिका ने उनकी उस चुड़ैल से जान बचाई। तो गांव वाले फूले नहीं समाये। अंशिका की बहादुरी और अपनी जान पर खेलकर उस चुड़ैल को मारने के लिए सभी गांव वालों ने मिलकर अंशिका को इनाम के तौर पर 25,000 रुपए भी दिए। इन पैसों से अंशिका ने एक गाय खरीद ली और गांव में ही दूध बेचना शुरू कर दिया। इस तरह अंशिका की आमदनी भी दुगनी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगी। रितु, रितु मेरी चाय कहाँ है? अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों पर रोज रोज चिकचिकबाजी करते रहते हो। अरे अगर थोड़ा सा लेट क्या हो गया तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सुबह सुबह के कलेश से थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तुम्हारे साथ रहने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अरे हाँ हाँ, मेरे साथ रहने का तुम्हारा मन क्यों करेगा? तुम्हें तो मैं बोझ लग रही हूँ ना? अभी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां देखता है कि उसके ऑफिस में प्रिया नाम की नई लड़की आई हुई है। वो एक साइड अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभी की नजर प्रिया के ऊपर ही अटक रखी थी। कुछ समय बाद लंच हो जाता है और जैसे प्रिया लंच निकालती है कि तभी वहां पर अभी अपना लंच लेकर आता है और उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं अभी हूँ और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर प्रिया और अभी दोनों ही खाना खाने लगते हैं और वहां ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते प्रिया और अभी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन प्रिया अभी से बोलती है, अभी मेरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और इस ऑफिस के। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ का पार्टनर नहीं बनाओगे? अभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसे देखकर प्रिया एक बार फिर बोलती है, अभी तुम किस सोच में हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी उसको इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। ये सब देखकर प्रिया रोते हुए उससे बोलती है, मैं समझ गई, अभी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करनी है। रुको। इतना कहकर अभी प्रिया का हाथ पकड़कर मंदिर में जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इस तरह अब वो प्रिया से शादी कर लेता है और वो अब प्रिया के साथ खुशी से रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रितु अभी को फोन करती है और उससे बोलती है, आखिर तुम कहाँ बिजी रहते हो जो रात रात भर बाहर ही रहते हो? अगर आज तुम घर नहीं आए तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। अरे यार, तुझे जहां जाना है वहां जाओ, बस मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? अभी रितु से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी वहां पर प्रिया आ जाती है और उसकी सारी बात सुन लेती है। ये सब सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अभी से बोलती है, अभी तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? प्रिया, मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था कि इतने में तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। क्या सच बताने वाले थे तुम अभी? यही कि तुम मुझे एक धोखे में रख रहे हो। तभी तो तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाते, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पहली बीवी है। मैं पूछती हूँ, अगर तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया, मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। वो औरत एक नंबर की नीच और गिरी हुई है। वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से बात करती है, किसी और के साथ बाबू शोना करती है। प्रिया प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें उससे डाइवोर्स चाहिए तो तुम उसे जल्दी से डिवोर्स लो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अभी थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। इस तरह
अभी प्रिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। प्रिया अभी के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद अब अभी उसको समय नहीं देता, यहाँ तक कि वो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। बेचारी प्रिया उसको पागलों की तरह फोन मैसेजेस करती रहती, लेकिन अभी उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं करता। बेचारी प्रिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने ही घर में खुद को बंद करके फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है। एक तो मेरे माँ बाबा मेरे साथ नहीं, ऊपर से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे मेरा पार्टनर भी मिला तो कैसा, जिसने पहले से ही एक शादी कर रखी है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो अभी के पास जाती है और उससे बोलती है, अभी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी की है ना, शादी होने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूँ यार, जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? प्रिया, तुम्हें पता है ना, घर वालों की मर्जी से मेरी शादी हुई है और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अभी मैं कब तक यूं गुमनाम बीवी बनकर रहूंगी? आखिर मुझे भी तुम्हारा नाम चाहिए। तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे या नहीं? प्रिया, तुम मुझे अब इरिटेट कर रही हो। मेरे पास तुम दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा टाइम उससे लगा रहता हूँ? ऐसा नहीं है। जितना समय तुम्हें मिलता है उतना ही समय उसे भी मिलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं भी तुम्हें अब सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर प्रिया अभी का फोन लेकर रितु को फोन करने लगती है और उसको सारी बात बता देती है, जिसके बाद प्रिया और अभी दोनों ही रितु के पास अभी के घर में आते हैं, जहां वो देखता है कि रितु का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। एक तरफ प्रिया अधमरी हो रखी थी तो वहीं दूसरी तरफ रितु भी रो रही थी। वो देखकर अभी को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए अपनी पहली पत्नी रितु से बोलता है, मुझे माफ कर दो रितु। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता तो शायद मैं प्रिया के पास कभी गया ही नहीं होता। आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं प्रिया के पास गया और मैंने उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, उससे शादी करके। मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है कि चंद मिनटों की खुशी के लिए मैंने दो जिंदगी खराब कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम दोनों। रितु अभी की बात सुनकर उसको माफ कर देती है, लेकिन प्रिया का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था क्योंकि अभी ने उसको अभी तक अपनाया नहीं था। ये सब प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर रितु उसको अपनी छोटी बहन बना लेती है और अभी उसके साथ सभी के सामने शादी कर लेता है। इस तरह वो तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। अमरूद बेचने वाली चुड़ैल। कुसुम नाम की औरत अमरूद का ठेला लिए गली गली जाकर अमरूद बेच रही थी। अमरूद ले लो अमरूद, ताज़ा ताज़ा खट्टे मीठे अमरूद ले लो। ऐसे अमरूद आपने कभी नहीं खाए होंगे। ले लो अमरूद ले लो। अमरूद वाले की आवाज सुनकर शांता अपने घर से बाहर आकर कहती है, अरे ऐसा क्या खास है तुम्हारे अमरूदों में जो चिल्ला चिल्ला कर बेच रही हो? एक बार खा कर तो देखिए, बहुत मीठे हैं। छोटे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे, बिना बीज वाले जो हैं। अच्छा, जरा चखाओ। ये लीजिए, खाइए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो मैं अपने चिंटू मिंटू को ये जरूर खिलाऊंगी। उनके दांत में बीज भी नहीं फंसेगा। ऐसा करो, 1 किलो दे दो। ये लीजिए। कुसुम उसे अमरूद देकर आगे अमरूद बेचने चली जाती है। अमरूद ले लो अमरूद, मीठे मीठे बीज रहित अमरूद ले लो, जो भी खाए उसे भाए। अरे रमन, कीर्ति, देखो वो आंटी मीठे मीठे अमरूद बेच रही हैं। चलो उनके पास जाकर अमरूद खरीद के खाते हैं। हाँ, चलो। ये बोलते ही वो तीनों बच्चे उसके पास पहुंचकर अमरूद मांगते हैं। आंटी हमें अमरूद दो ना। हाँ, लो बच्चों, तुम तो फ्री में ही ले लो मुझसे अमरूद। शुक्रिया आंटी, हमें अमरूद देने के लिए। ये सुनकर कुसुम बच्चों को अमरूद दे देती है। बच्चों के अमरूद खाते ही वो बच्चे अमरूद बन जाते हैं, जिन्हें कुसुम अपने असली रूप में आकर टोकरी में रख लेती है।
ऐसे ही गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों को अपने जादुई अमरूद खिलाती है, जिसे खाने के बाद बच्चे अमरूद बन जाते हैं और वो उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। बच्चों के गायब होने के बाद उनकी माँ उन्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढती है। शांता तो रोते रोते शाम तक अपने बच्चों को ढूंढती है, पर वो उसे न पेड़ के पास देखती है न उन बच्चों के दोस्तों के साथ। तभी वो एक रोती हुई औरत के पास पहुंचती है। अरे सुनिए ना, आपने मेरे छोटे से बच्चे चिंटू को देखा है? उसने हरे कलर के कपड़े पहने थे। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू भी गायब है और मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा। पता नहीं कहाँ है वो। पेड़ के पास खेल रहा था, लेकिन फिर अचानक कहाँ चला गया। मेरा बेटा भी गायब हो गया है, जाने के साल में होगा। कुछ खाया भी होगा या नहीं? आप दोनों परेशान मत हो, ये आप दोनों का बेटा जरूर मिलेगा। कोई तो है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। मेरी बेटी भी कल से लापता है, पता नहीं कौन बच्चे चोरी कर रहा है। भाई साहब, आप कुछ कीजिए, सरपंच जी से बात कीजिए ना कि हमारे बच्चे को वो ढूंढे किसी तरह। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही सुमित सरपंच के पास जाकर उसे सब बताता है तो सरपंच कहता है, मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि गांव के बच्चे आखिर कहाँ जा सकते हैं। मतलब आपको पहले से पता था कि बच्चे गायब हैं? अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तो मुझे पता चला है। जब आपको सब पता है तो फिर ढूंढिए ना बच्चों को। सबके माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी बेटी भी गायब है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच की बात सुनकर सुमित वहाँ से चला जाता है। आखिर बच्चे की बात सुनकर सरपंच इतना घबरा क्यों गया था और चुड़ैल बच्चों को अमरूद खिलाकर ऐसे क्यों गायब कर रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चुड़ैल और भी बच्चों को अमरूद खिलाकर उन्हें अमरूद बनाती है और उठाकर ले जाती है। सुबह सुबह एक बच्चा गाय को रोटी खिलाने गया था, तभी चुड़ैल की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आंटी, मैं गाय की रोटी खिलाने आया हूँ। अच्छा, तुमने अमरूद खाया है क्या? मेरे पास एक जादुई अमरूद है, क्या तुम उसको खाना चाहते हो? बहुत मीठा है। सच्ची आंटी, मुझे भी खिलाइए ना, मैं भी खाऊंगा। मयंक की बात सुनकर चुड़ैल उसे जैसे ही अमरूद खिलाती है तो वो भी एक अमरूद में बदल जाता है। चुड़ैल उस अमरूद को एक अमरूद के पेड़ के पास ले जाती है और जादू से बाकी के अमरूदों की टोकरी हाथ में लेकर कहती है, अब जो मैं चाहती थी वो होकर ही रहेगा। इन सभी अमरूद बच्चों को मैं इस पेड़ में समा दूंगी, जिसके बाद ही कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। चुड़ैल द्वारा मयंक को अमरूद बनाता देख शांता और सुमित देख लेते हैं। तभी वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुला लेते हैं और उस चुड़ैल के पास जाकर कहते हैं, ओह, तो तुम ही हो अमरूद बेचने वाली औरत जिसने मेरे बच्चे को गायब किया है, बल्कि हर गांव के बच्चे को गायब किया है। अच्छा, तो तुम्हें पता लग गया क्या? लेकिन अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं तुम्हारे बच्चों को कभी वापस नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को लौटा दो। ए चुड़ैल, बेहतर होगा कि तू सारे बच्चों को वापस कर दे, वरना मैं तांत्रिक को बुलाकर जो करूँगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो? किसी और का बदला हमसे क्यों ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को इस सरपंच से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है ये कैसा सरपंच है। मैं इसकी असलियत आज तुम्हें बताती हूँ। 1 साल पहले इसने मेरे 5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। मैं पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढती रही और बाद में पता चला कि सरपंच ने मेरे बेटे का सौदा कर दिया। उस दिन मैं इसके घर गई। कुसुम के बेटे से तो हमारा बहुत फायदा हुआ है, पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ गांव के और भी बच्चों का सौदा कर दूं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मालिक, आइडिया तो अच्छा है। ये बात सुनकर कुसुम तिलमिला जाती है और सरपंच का गिरेबान पकड़ लेती है। नीच, पापी, दुष्ट आदमी, तूने मेरे मासूम बच्चे को गायब करके बेच दिया। एक माँ को तूने उसकी औलाद से दूर कर दिया और यही तू बाकी लोगों के साथ करेगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने यहाँ आकर सब सुन लिया,
अब तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ये बोलते सरपंच कुसुम को अपने घर के बाहर वाले अमरूद के पेड़ पर फांसी लगवा देता है, जिसके बाद कुसुम वहाँ तड़प कर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। इस आदमी ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया और मुझे मार डाला, इसीलिए मैं तुम सबके बच्चों को बचाना चाहती थी और उसके लिए मैंने उन्हें अमरूद खिलाकर अमरूद बना दिया ताकि ये कभी उन तक पहुंच ही ना पाए। देखो, तुमने हमारे बच्चों को इस दुष्ट सरपंच से बचाया, हम समझ गए, लेकिन हमारा बच्चों के बिना क्या हाल हो रहा है ये भी तो सोचो। बच्चों को भी तो हमारी याद आ रही होगी। अगर मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो ये सरपंच उनका भी सौदा कर देगा। ये क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये चुड़ैल। इस सरपंच ने तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसीलिए हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों, जरा इसके गले में जूतों की वरमाला तो पहनाओ। गांव के लोग सरपंच का मुंह काला करके उसके गले में जूतों की वरमाला डालते हैं, फिर उसे बहुत मारते हैं और ताने कसते हैं। अब तो हमारे बच्चों को पहले जैसा बना दो, ये सरपंच अब से हमारे गांव का सरपंच नहीं रहेगा। क्यों गांव वालों? हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये हमारा सरपंच ना ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम सबके बच्चों को अमरूद से वापस पहले जैसा बना रही हूँ और अब से अपने बच्चों का ख्याल रखना। अब मुझे चलना होगा। ये कहते ही अमरूद वाली चुड़ैल बच्चों को पहले जैसा बना देती है और खुशी खुशी मुक्त हो जाती है।